नमस्कार दोस्तों। हरिशंकर जी पत्नी के गुजर जाने के बाद बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। इसीलिए साल के 3-4 महीने वह अपने बेटे अमित के साथ अमेरिका में ही गुजारते थे। बेटे से तो उनका लगाव था, पर अमित की पत्नी और उनके बच्चों को वह कतई पसंद नहीं करते थे। उनके पहनावे और उनका रहन सहन हरिशंकर जी को रास नहीं आता था, लेकिन बेटे का मोह उन्हें अमेरिका आने पर मजबूर कर देता था। इसीलिए अब हरिशंकर जी अपने बेटे के पास अमेरिका आए हुए थे, लेकिन वह पूरे दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर होते रहते। बच्चे स्कूल चले जाते तो बेटा बहू ऑफिस के लिए निकल जाते। वह सोचने लगे कि यह भी भला कोई देश है जहां अपने भी गैरों की तरह रहते हैं। बच्चों में ना कोई संस्कार है और ना ही अपनों के प्रति कोई लगाव। इस नालायक अमित से न जाने कितनी बार बोला है कि गांव में परिवार को ले चल, वहां रहेंगे तो 2-4 दिन में सबको सुधार दूंगा, पर मेरी सुनता कौन है। बैठे बैठे हरिशंकर जी मन ही मन बड़बड़ाते जा रहे थे कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उठकर देखा तो घर की साफ सफाई और खाना बनाने वाली सरोज खड़ी थी। वह भी एक भारतीय महिला थी और काफी दिनों से अमेरिका में ही रहती थी। उसका बेटा उसे लेकर आया था, पर बेटे की लंबी बीमारी के बाद देहांत हो गया। बहू अमेरिकन थी तो उसने सरोज को घर से निकाल दिया। अब वह अपना गुजारा करने के लिए वहां रहने वाले भारतीय के घरों में साफ सफाई और खाने बनाने का काम करती थी। अमित के घर में वह 2 साल से काम कर रही थी। जब सरोज काम करने आती तो उस बीच हरिशंकर जी का समय भी अच्छी तरह बीत जाता था। सरोज, तुम अपने बेटे के मरने के बाद भारत वापस क्यों नहीं गई? हरिशंकर जी ने सरोज से पूछा तो सरोज जी बोली, नहीं साहब, मैं वापस जाकर भी क्या करती। मेरी जितनी जमीन जायदाद थी, बेटा सब कुछ बेचकर मुझे अपने साथ ले आया था। अगर मैं वहां लौटकर जाती तो क्या करती? आपका बेटा अमित मेरे बेटे का अच्छा दोस्त था, इसीलिए वह मुझे अपने घर ले आया। लेकिन साहब, मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसीलिए यह काम करने लगी। मैं अच्छा पैसा कमाती हूँ। इधर अमित के ऑफिस में जितने भी भारतीय हैं, मैं सबके घर काम करने जाती हूँ। मेरा बेटा भी अमित के ऑफिस में काम करता था। कहते कहते सरोज की आंखें भर आई। वह वहां से उठकर अपने काम में लग गई। हरिशंकर जी उसकी कहानी सुनकर घबरा गए और अपने आप से बोले कि मैं जीवन भर अपनी जमीन जायदाद नहीं बेचने वाला। मुझे अब समझ में आया कि अमित क्यों बार बार कहता है कि सब कुछ बेचकर हमेशा के लिए यहीं आ जाओ। सरोज काम में व्यस्त हो गई और हरिशंकर जी अपने ही उलझन में पड़ गए। थोड़ी देर बाद सरोज ने लंच बनाकर डाइनिंग टेबल पर आवाज लगाई, साहब आ जाइए, खाना बन गया है। आपको कढ़ी बहुत पसंद है ना? मैंने आज वही बनाई है। आपके पोता पोती आरव और अनाया भी आने ही वाले हैं। लेकिन हरिशंकर जी कभी उनके साथ लंच और डिनर नहीं करते थे, इसीलिए सरोज की आवाज सुनकर वह डाइनिंग टेबल पर लगे भोजन को एक प्लेट में लगाकर खाने लगे। तब तक दोनों बच्चे भी आ गए तो सरोज ने कहा, लंच रेडी है, जल्दी से कपड़े चेंज करके आ जाओ। खाना खाकर हरिशंकर जी ने सरोज से कहा, सरोज, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा, जरा देखो तो कहाँ रख दिया। तो सरोज बोली, साहब वह तो मैंने अनाया के कमरे में देखा था। हरिशंकर जी खाना खाकर अनाया के कमरे की तरफ गए, लेकिन जैसे ही कमरे में घुसे वैसे ही अनाया उन पर चीख पड़ी, हाउ डेयर यू, विदाउट नॉकिंग यू एंटर माई रूम। बिना दस्तक दिए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में प्रवेश करने की? आउटसाइड, बाहर निकलो, मैं कपड़े बदल रही हूँ। दादू, आपको इतनी भी तमीज नहीं है कि किसी के कमरे में घुसने से पहले दरवाजा खटखटाना चाहिए। अनाया कपड़े तो पहले ही बदल चुकी थी, पर न जाने किस बात का गुस्सा वह उन पर निकाल रही थी। हरिशंकर जी अपनी पोती की इस हरकत से हैरान रह गए कि यह मैं क्या सुन रहा हूँ। अनाया इतनी तेज चीखी थी कि सरोज और आरव भी अनाया के कमरे में आ गए। हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, सॉरी बेटा, लेकिन तूने कपड़े बदल लिए थे और मुझे ध्यान नहीं था
कि बिना नॉक किए तेरे कमरे में नहीं आ सकता। माफी चाहता हूँ, आगे से ध्यान रखूंगा, बोलकर हरिशंकर जी बिना चश्मा लिए ही डगमगाते कदमों से अनाया के कमरे से बाहर निकल गए। तो सरोज ने अनाया के कमरे से उनका चश्मा उठाया और बाहर लाकर हरिशंकर जी को देते हुए बोले, अरे रोते क्यों हो साहब, यह अमेरिका है, कोई हमारा भारत नहीं। यहाँ कौन कब और क्या कह दे किसी का कोई भरोसा नहीं है। आप परेशान न हो, कोई ऐसी बात नहीं, वह बच्ची है, अभी स्कूल से आई थी तो थक गई होगी, इसीलिए उसके मुंह से निकल गया होगा। अब मैं चलती हूँ, आप आराम कीजिए, कहकर सरोज जैसे ही वहां से मुड़ी तो हरिशंकर जी ने कहा, ठहरो सरोज, कहते हुए उन्होंने अपना सामान सूटकेस में रखा और बोले, अब चलो, मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकता। लेकिन साहब, अभी आप कहाँ जाएंगे? सरोज ने हैरानी से हरिशंकर जी की तरफ देखते हुए कहा। अनाया और आरव भी वहीं खड़े थे। हरिशंकर जी बोले, कहीं भी चला जाऊंगा, पर अब यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन साहब, आपके बेटे बहू को तो आने दीजिए, सरोज ने फिर से कहा। तो हरिशंकर जी बोले, मैंने एक बार बोल दिया ना कि अब मैं यहाँ नहीं रह सकता। इतना बड़ा शहर है, कहीं तो होटल मिलेगा ही, वहीं रह जाऊंगा और 2-4 दिन में अपने इंडिया चला जाऊंगा। सरोज ने कहा, साहब आप हमारे रूम पर चलो, जब अमित आएगा तब कहीं भी चले जाना, मैं आपको ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगी। हरिशंकर जी और सरोज दोनों घर से निकल गए। आरव और अनाया उनको जाते हुए देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों भाई बहन खाना खाते हुए फिर से अपने दादू का मजाक उड़ाने लगे। वाओ, व्हाट अ लव स्टोरी। दादू को इतना भी शर्म नहीं है कि मेड के घर में रहने को चले गए, बोलकर दोनों भाई बहन ठहाके लगाकर हंसने लगे। सरोज ने हरिशंकर जी का अपने घर में बहुत स्वागत किया। हरिशंकर जी को यहाँ बहुत सुकून मिल रहा था। उन्होंने सरोज से कहा, तुम्हें यहाँ क्या मिल रहा है जो इतनी शिद्दत के साथ 7 समुंदर पार बिना वजह पड़ी हो? अरे आपका घर नहीं है तो मेरे घर चलो, मुझे भी एक बहन का साथ मिल जाएगा और तुमको एक भाई का सहारा। सरोज हरिशंकर जी की बात पर मौन होकर सोचने लगी और फिर बोली, यहाँ रहकर मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बेटा मेरे आसपास है। अगर मैं आपके साथ या अपने गांव में जाऊंगी तो मेरे बेटे की यादें यहीं सिमट कर दफन हो जाएगी। तो हरिशंकर जी कुछ नहीं बोले। मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ, आपने आज ठीक से लंच भी नहीं किया। इतना कहकर सरोज किचन की तरफ बढ़ गई और हरिशंकर जी न जाने किन ख्यालों में खो गए। उधर अमित और उसकी पत्नी जब शाम को घर लौटे तो अमित की बेटी अनाया ने अपने दादू के खिलाफ ऐसा जहर उगला कि अमित की पत्नी आग बबूला हो गई। अनाया ने कहा कि मैं कपड़े चेंज कर रही थी और दादू जानबूझकर मेरे कमरे में आ गए। और फिर अनाया आगे कुछ बोलती उससे पहले ही अमित ने गुस्से में कहा, बस करो अनाया, बोलने की भी हद होती है। कितने घटिया इल्जाम लगा रही हो अपने दादू पर, उनकी उम्र का तो लिहाज किया होता। तभी उसके बेटे आरव ने आगे बढ़कर कहा, दादू का मेड के साथ अफेयर चल रहा है, इसीलिए वह हमारा घर छोड़कर मेड के घर रहने चले गए हैं। यह सुन अमित तमा गया और जैसे ही गुस्से में अपना हाथ आरव पर उठाने लगा, वैसे ही उसकी पत्नी ने अमित के हाथ को रोकते हुए कहा, हाउ डेयर यू, पहले अपने पिता को देखती नहीं, मेरे बच्चों को मारने लगे। मेरे डॉटर एंड सन कभी झूठ नहीं बोलते। अब तो अमित कुछ कह भी नहीं सकता था क्योंकि पत्नी और बच्चे सभी उसी के खिलाफ हो चुके थे। आज शाम जब सरोज अमित के घर खाना बनाने के लिए अपने घर से निकलने लगी तो हरिशंकर जी ने उसे रोकते हुए कहा, आज से तुम किसी के घर काम करने नहीं जाओगी। क्या जरूरत है तुम्हें घर घर जाकर काम करने की? माना कि तुम मेरे साथ मेरे गांव तो नहीं चल सकती, लेकिन मैं तो अपनी छोटी बहन सरोज के घर रह सकता हूं ना। अपने भाई के होते हुए तुझे कहीं भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई छोटा मोटा काम देख लूंगा जिसे हम दोनों भाई बहन का गुजारा आराम से हो जाएगा। तो सरोज की आंखों में आंसू छलक आए। उसने रोते हुए कहा,
मेरा तो कोई भाई नहीं था, पर ईश्वर ने 7 समंदर पार बसाकर मुझे बड़ा भाई भी दे दिया। इतना कहकर सरोज अपने भाई के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी अमित वहां आ गया। अपने पिता के गले से सरोज को देखकर वह बिना सोचे समझे ही वहां से चला गया। अमित को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं। बच्चे जो कह रहे हैं, क्या उसे मैं गलत समझूं या फिर अभी जो मैंने अपनी आंखों से देखा उसे सही मानूं। अगले दिन सरोज ने कहा कि कम से कम अमित के घर तो खाना बना दूं, वरना बच्चे भूखे रहेंगे या फिर वह अंग्रेजन कुछ भी बाहर से ऑर्डर कर देगी। मरने दो भूखे सबको, अकल ठिकाने लग जाएगी। अभी दोनों लोग बात कर ही रहे थे कि सरोज का मोबाइल बज उठा। देखा तो अमित का ही फोन था। हाँ अमित बेटा, कैसे हो तुम? सरोज ने कहा तो अमित बोला, मैं ठीक हूँ आंटी, लेकिन आप जो कर रही हो इस उम्र में वह ठीक नहीं है। सरोज ने मोबाइल का स्पीकर ऑन कर दिया। अमित बेटा, मैं कुछ समझी नहीं, तुम क्या कहना चाहते हो? आप इतनी भी बेवकूफ नहीं हैं आंटी कि मेरी बात आपको समझ नहीं आती। आज जब मैं पापा को लेने आपके घर गया तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा कि आप पापा के गले पड़ी हुई थी। यह सुनते ही सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। हरि शंकर जी अमित की सब बातें सुन रहे थे। उन्होंने सरोज के हाथ से फोन लिया और अमित पर चिल्लाते हुए बोले, क्या बक रहा है? अभी बोल, मैं तेरा बाप बोल रहा हूं नालायक, अंग्रेजन बीवी के गुलाम। क्या तुझे यही संस्कार दिए थे मैंने कि तू इस बुढ़ापे में मुझ पर और सरोज बहन पर शक कर रहा है? जरा खुद के परिवार को तो देख, क्या हो रहा है तेरी फैमिली में। तेरे बच्चे उम्र में तो बच्चे ही हैं, पर उनकी हरकतें देखी है तूने? अरे अमेरिका क्या रहने लगा, तू तो अपने सारे संस्कार ही भूल गया है। तुम जैसे मूर्ख इंसान से मुझे यही उम्मीद थी। तेरे घर रहने से तो अच्छा है मैं सरोज बहन के घर रह लूंगा। आज के बाद कभी सरोज बहन पर उंगली उठाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हरिशंकर जी की बातें सुनकर अमित कुछ जवाब नहीं दे पाया और फोन काट दिया। आज हमारी मेड नहीं आएगी क्या? अमित के बेटे आरव ने कहा तो अमित बोला, नहीं, आज वह छुट्टी पर है। तब तक अमित की बेटी भी आ गई और किचन में जाकर खाना तलाशने लगी। उसने जब देखा कि सभी बर्तन खाली पड़े हैं तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी तक वह खाना पकाने नहीं आई डैडी, उस मेड को अभी अपने घर में नहीं बुलाना। उसने दादू को भी अपने चक्कर में फंसा लिया है। देखो अभी तक डिनर रेडी नहीं है, मुझे तेज भूख लगी है। भूख लगी है तो जाकर आग मुंह में भर ले। तभी अमित की पत्नी कमरे से बाहर आई। उसको देखते ही अमित की जुबान बंद हो गई। उसने कहा, तुम्हारा पिता बहुत घटिया इंसान है, नौकरानी को यहां से लेकर भाग गया है। इतना सुनते ही अमित ने गुस्से से कहा, शट अप, मेरा फादर है वो, उनके लिए रिस्पेक्ट से बात करो वरना बहुत बुरा हो जाएगा। पति का गुस्सा देखकर वह भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उसने कहा, यू शट अप, अगर तुमको अभी अपनी डैडी के साथ जाना है तो जाओ, लेकिन मेरे बच्चों के साथ कायदे से बात करो। पत्नी की कड़क आवाज ने एक बार फिर अमित की जुबान पर ताला लगा दिया था। अमित दोहरे पर खड़ा था। एक तरफ भारतीय पिता के संस्कारों से बंधा था तो दूसरी तरफ विदेशी पत्नी और अपने बच्चों से। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। कभी सोचता पापा की वजह से मेरी गृहस्थी टूट रही है, तो कभी सोचता पत्नी की वजह से पापा मुझसे दूर हो रहे हैं। किसी तरह से उसने अपने पापा को घर लाने के लिए पत्नी को समझा दिया, लेकिन तभी अमित की बेटी अनाया आकर बोली, मम्मी उस ओल्ड मैन को उधर ही रहने दो, वह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अगर डैडी को उनको यहाँ रखना है तो मुझे बोर्डिंग में भेज दो। 12 साल की अनाया से अमित को यह उम्मीद नहीं थी कि वह अपने दादू के लिए इस तरह बात करेगी। अमित ने अपनी बेटी से कहा, ही इज माई फादर, जैसे मैं तुम्हारा पिता हूँ वैसे ही वह भी मेरा पिता है। अमित को ऐसे पछताते देख उसकी बेटी ने भी
हाँ बोल दिया और चारों लोग सरोज के घर के लिए निकल गए। वहां पहुंचे तो सरोज जी और हरिशंकर जी एक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अनाया ने कहा, हेलो सरोज आंटी, हाउ इज योर लव स्टोरी गोइंग ऑन? यह सुनकर सरोज हक्की बक्की रह गई। आर यू मैड? सरोज ने अनाया की तरफ देखते हुए कहा। वह कई सालों से अमेरिका में रह रही थी, इसीलिए थोड़ी बहुत इंग्लिश बोल लेती थी। तभी अमित की पत्नी ने सरोज जी को घूरते हुए कहा, मेरी बेटी ठीक ही तो बोल रही है। तुमको नहीं पता कि तुम्हारी लव स्टोरी कैसी चल रही है इस ओल्ड मैन के साथ। यह सुनते ही सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे तो हरिशंकर जी कुर्सी से उठे और एक जोरदार चांटा अपनी पोती के गाल पर जड़ दिया। यह देख अमित की पत्नी आग बबूला होते हुए हरिशंकर जी को जोर से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया और अपने बच्चों को लेकर वहां से चली गई। हरिशंकर जी का बूढ़ा शरीर उसकी यह मार झेल न सका। सिर से खून की धार बहने लगी। अमित ने दौड़कर अपने पिता को उठाया। उसका सारा प्लानिंग चकनाचूर हो गया था। सरोज ने जल्दी से बॉक्स निकाला और रुई से डिटोल लगाकर हरिशंकर जी के माथे पर चिपका दिया। हरिशंकर जी ने कुर्सी पर बैठते ही अमित की तरफ देखते हुए कहा, यही दिन देखने को रह गया था कि बहू अपने ससुर को मारे। अरे धिक्कार है तेरे इस जीवन पर। तेरी पत्नी ने मुझे धक्का दिया तो तू मौन बनकर देखता रहा। मैं तो समझता था कि तू एक मर्द है, लेकिन मुझे तेरी इस मर्दानगी पर शर्म आ रही है। अमित के पास अपने पिता की बात का कोई जवाब नहीं था। वह बस चुपचाप सुनता रहा। तभी सरोज बोली, इसमें अमित की क्या गलती है? आप इसे इतनी बातें क्यों सुना रहे हैं? आप जानते हैं आप अमेरिका में हैं। यहाँ रिश्ते कागज की नाव की तरह बहते हैं। जब तक आपकी नज़रों के सामने कागज की नाव है तब तक आप उसे देखकर खुश होते हैं। उसके ओझल होते ही आप उसे भूल जाते हैं। आपकी बहू एक अमेरिकन लड़की है, उसके संस्कार भारतीय नहीं हैं और उसके बच्चों में भी वैसी ही आदतें हैं। उन्होंने कभी भारत देखा ही नहीं। आप भारत में नहीं हैं कि आपके पोते पोती आपके हुक्म से चलेंगे। यह अमेरिका है। यहाँ बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते तो भला आपकी क्या सुनेंगे? अमित बहुत ही अच्छा लड़का है। वह अभी 2 नाव की सवारी पर है। उसको अपने पिता को भी देखना है और अपनी पत्नी और बच्चों को भी। इसीलिए उसको कोई ऐसी बात ना बोलिए जिससे उसका दिल दुखी हो। आपको उसके साथ यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहना, क्योंकि यह तो आप तय करके ही आए हो। फिर क्यों आप इसकी पत्नी व बच्चों की बातों का इतना बुरा मान रहे हो? अमित की आंखें नम हो गई। वह वहां से चला गया और पूरी रात पिता की बातों पर रोता रहा। पर उसकी पत्नी व बच्ची इस बात की परवाह भी नहीं कर रहे थे कि अमित पर क्या गुजर रही है। उधर अगले दिन सरोज ने सोचा कि यह सारी कड़वाहट मेरी वजह से पनप रही है। उसने हरिशंकर जी से कहा, कल जो कुछ भी हुआ वह सब मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अमित की बेटी अनाया उम्र में जरूर छोटी है, लेकिन उसके ख्याल बहुत आगे तक पहुंच गए हैं। कल उसने जो कुछ भी मेरे और आपके बारे में कहा वह उसने अपने हिसाब से कहा। हम साथ साथ रहते हैं। हमारे और आपके बीच क्या रिश्ता है यह हम ही जानते हैं। और हाँ, यहाँ के लोगों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन हैं और किस रिश्ते के साथ एक दूसरे के साथ रहते हैं। लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति इस बात की बिल्कुल इजाज़त नहीं देती और जिस जगह हम रहते हैं वहाँ अधिकतर लोग भारतीय हैं। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से आपको कोई कुछ न कहे और आपकी वजह से मुझे भी यहाँ का भारतीय समाज भला बुरा न कहे। इतनी बात कहने में सरोज के दिल पर क्या गुजर रही होगी वह ही जानती थी। वह तो हरिशंकर जी को भाई ही मानती थी, लेकिन दुनिया की सोच के आगे वह भी डरती थी। हरिशंकर जी का मन तो बहुत दुखी हुआ, पर वह भी सरोज की बात से सहमत थे। तुम ठीक कहती हो सरोज, तुमको समाज का डर है और मुझे तुम्हारा डर है कि मेरी वजह से तुम क्यों परेशान रहो। मैं तुम्हारा हर इशारा समझ गया। मैं आज ही तुम्हारा घर छोड़कर चला जाऊंगा। हो सकता है मैं ही गलत हूँ। मेरी पत्नी थी
जो मुझे समझती थी। बाकी किसी ने मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं खुद को ईमानदार समझता हूँ और सच भी यही है कि मैं ईमानदार हूँ। सरोज रो पड़ी। भैया, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कब कहा कि आप यह घर छोड़कर चले जाओ? मैं तो बस यह कह रही हूँ, यहाँ का माहौल देखते हुए अपने बेटे के घर रहूं। आप समझदार हैं और सच्चे भी। जो समझदार और सच्चे होते हैं उनको समझौता करना भी आता है। आज नहीं तो कल वे आपको अच्छे लगने लगेंगे। अमित आपका अपना खून है, आपका इकलौता बेटा है। अगर आप उससे अपने आप को दूर रखेंगे तो आपकी पत्नी, जो कि ऊपर वाले के घर में है, वह क्या सोचेगी? वह माँ है, उसका कलेजा ही छलनी हो जाएगा। अगर वह जिंदा होती तो क्या वह अपने बेटे से दूर रह पाती? मैं आपसे विनती करती हूँ कि अमित को अपना लीजिए। वह बहुत ही शरीफ और समझदार बच्चा है। कहकर वह अपने कमरे में जाकर लेट गई। हरिशंकर जी रात भर जागते रहे। अपने बेटे की मजबूरी को वह भी अच्छी तरह से जानते थे। सरोज की बातों का और अपनी पोती की बातों का तीखा तीर उनके दिमाग में घुस गया था। सुबह के 4 बजे थे। हरिशंकर जी ने अपने कपड़े एक बैग में रखे और सरोज को सोते हुए छोड़कर घर से निकल गए। बाहर आकर उन्होंने एक टैक्सी की और एक होटल में जाकर रुक गए। रात भर जागे थे तो उनको नींद आ गई। सुबह जब सरोज सोकर उठी तो हरिशंकर जी घर में नहीं थे, तो उसने सोचा कि शायद वह मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे। लेकिन 9 बजे तक भी जब हरिशंकर जी नहीं लौटे तो सरोज उनके कमरे में गई। उनका बैग वहां नहीं था और ना ही उनका कुछ सामान था। सरोज घबरा गई। उसने अमित को फोन किया कि तुम्हारे पिताजी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं, उनका कोई पता नहीं है। अमित ने जब यह बात सुनी तो वह तुरंत ही सरोज के घर की तरफ भाग निकला। उसकी पत्नी और बच्चे अभी तक सो रहे थे। आंटी, जब पापा जी गए थे तो आप कहाँ थी और वह कितने बजे गए थे बेटा? मैं तो सो रही थी। बाद में मैंने सोचा वो मॉर्निंग वॉक पर गए होंगे, अभी लौट आएंगे। लेकिन 9 बजे तक जब वह नहीं लौटे तो मैंने तुमको फ़ोन किया। अमित, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। न जाने भैया किधर गए होंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह इंडिया वापस चले गए हों? नहीं आंटी, आप परेशान न हो। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करता हूँ। उनको यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मैं अपने पिता की भी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। अमित ने पुलिस को फ़ोन किया और पिता की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। शाम के 4 बजे पुलिस हरिशंकर जी को लेकर अमित के घर पहुंची तो पूरा परिवार हक्का बक्का रह गया। हरिशंकर जी ने पुलिस को बताया कि मेरे बेटे की पत्नी ने मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया था, इसीलिए मैं बिना बताए ही घर से निकल गया। मैं तो आज रात को इंडिया भी चला जाता अगर पुलिस न पहुंची होती। पुलिस ने अमित की पत्नी से पूछताछ की तो वह साफ मुकर गई कि उसने अपने ससुर को नहीं मारा। सरोज भी वहीं खड़ी थी। हरिशंकर जी ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा, क्या तेरी वाइफ ने मुझे धक्का नहीं दिया? मेरे सिर पर चोट लगी है, वह कैसे लगी? अमित कभी अपनी पत्नी की तरफ देख रहा था तो कभी अपने पिता की तरफ, लेकिन उसकी जुबान पर जैसे किसी ने ताला लगा दिया हो। तभी अमित की बेटी अनाया आगे आकर बोली, मेरे दादू और यह हमारे घर की मेड के बीच अफेयर चल रहा है, तो मेरी मॉम को यह सब ठीक नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने उसे धक्का दिया था। लेकिन अगर यह दादू मेरे घर में रहेंगे तो मुझे डर है कि दादू फिर से मेरे साथ छेड़खानी करेंगे। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। जितने भी लोग वहां खड़े थे सबके सब हैरान रह गए। पुलिस ने हरिशंकर जी को गिरफ्तार कर लिया और वहां से ले गई। अमित कुछ भी नहीं कर सका। वहीं खड़ी सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अमित की तरफ देखते हुए कहा, धिक्कार है तुम जैसे बेटे पर और तेरी फैमिली पर। एक पिता कुछ दिन के लिए अपने बेटे और उसके परिवार से मिलने आया था और तुम लोगों ने उस पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे जेल भिजवा दिया। शर्म आती है तुम जैसे लोगों पर। तो अमित की बेटी अनया सरोज को देखकर हंसते हुए बोली, ए ओल्ड लेडी, तुझे भी तेरी आशिक के साथ जेल जाना है क्या?
तू क्यों इतना रो रही है? बोल, तुझे भी उसके साथ भेजने का इंतजाम करती हूँ। तो सरोज कुछ नहीं बोली और रोते हुए अपने घर की तरफ आने लगी। तभी अमित ने सरोज के पांव पकड़ लिए और रोने लगा। आंटी, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं भी अब आपके साथ ही चलूंगा। कहते हुए उसने अपनी पत्नी व बच्चों की तरफ देखा और बोला, हो गई तुम लोगों को तसल्ली? अब रहो तुम लोग यहाँ। जब तक मेरे पिता लौटकर नहीं आएंगे तब तक मैं भी तुम लोगों को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। गेट लॉस्ट, अमित की पत्नी ने कहा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अंदर चली गई। अमित सरोज के घर आ गया। आंटी, मुझे माफ कर दो, आप तो सब जानती हैं कि मैं कितना मजबूर हूँ। बच्चे भी अपनी माँ के ही बनकर रह गए हैं। मैं पापा को छुड़ा कर लाता हूँ। अब मैं भी आप दोनों के साथ ही रहूंगा। पापा कहेंगे तो मैं इंडिया उनके साथ ही चला जाऊंगा। छोड़ दूंगा हमेशा के लिए अपनी फैमिली को। सरोज ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपनी भीगी हुई आंखें साफ की और बोली, हाँ बेटा, लेकिन चल अभी हम लोग भैया को छुड़ा कर लाते हैं। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। कहते हुए वह अमित के साथ पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार हो गई। वहां पहुंचकर उन्होंने हरिशंकर जी की जमानत करवाई और उनको लेकर सरोज के घर आ गए। वहां आते ही हरिशंकर जी ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। मेरी वजह से तुमको और अमित को जो तकलीफ हुई है उसके लिए मैं तुम दोनों से माफी चाहता हूँ। उन्होंने अमित की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी माँ हमेशा यही कहती थी कि हमारा इकलौता बेटा है, तुम रिटायर्ड हो जाओगे तो हम दोनों बेटे के साथ रहेंगे। पर आज देख लिया है अमेरिका में रहने का सुख। जो काम पूरी जिंदगी में नहीं हुआ वह अमेरिका में आकर हो गया। बस यही कसर बाकी थी कि मैं पुलिस थाना करूं। आज बेटे ने वह भी पूरी कर दी। यहाँ आकर एक बहन मिली, वह भी अपनी बदनामी के डर से मुझे अपने यहाँ नहीं रख सकी। यह सुनते ही सरोज की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, आप ऐसे बातें क्यों कर रहे हो भैया? मैं तो बस इतना चाहती थी कि आप अमित के साथ रहें। अगर आप मेरे बारे में गलत सोचते हैं तो मैं आज ही आपके साथ इंडिया चलने के लिए तैयार हूँ। अमित का घर ना टूटे, मैं तो बस इतना ही चाहती थी। आप ही देखिए ना, अमित कितना परेशान हो रहा है। कमी आपके बेटे में नहीं बल्कि यहाँ के कल्चर में है। मैं इसके परिवार को भी दोष नहीं दे रही। रही बात इसकी पत्नी की, तो वह एक अमेरिकन औरत है। जैसे उसकी परवरिश हुई है वैसे ही वह अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। देखा जाए तो दोष किसी का नहीं है, लेकिन फिर भी इसका परिवार तो बिखर ही गया है। क्या आप चाहते हैं कि अमित इन सब ड्रामों की वजह से अपने परिवार को छोड़ दे? तो हरिशंकर जी बोले, मैं फिलहाल कुछ नहीं जानता, बस मुझे भारत वापस जाना है, क्योंकि इस बुढ़ापे में मेरी पोती ने ही मुझ पर गलत इल्जाम लगा दिए। यह मेरे लिए चुल्लू भर पानी में डूबकर मरने की बात है। कहते कहते उनकी आंखें भर आई। तो अमित बोला, पापा आप परेशान ना हो, आपका कहना बिल्कुल सही है। अब मैं भी आपको उस घर में नहीं ले जाना चाहता। अगर आपका फैसला है कि आप वापस इंडिया जाएंगे तो मैं भी आपके साथ ही चलूंगा। मैं आज ही तलाक के पेपर रेडी करवाता हूँ। मेरे लिए आपसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। अभी यह बातें चल ही रही थी कि अचानक अमित की बेटी अनाया का फोन आ गया। वह रोते हुए बोली, प्लीज पापा जल्दी से घर आ जाओ, मम्मी का पैर स्लिप हो गया है, उनके सिर से खून बह रहा है। मैंने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, अब जल्दी से अस्पताल आ जाना। बेटी की बात सुनकर अमित घबरा गया। तो सरोज ने कहा, अरे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है, जल्दी चल, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। हरिशंकर जी को भी यह सुनकर अच्छा नहीं लगा, तो वह भी उनके साथ अस्पताल की ओर चल दिए। वहां पहुंचे तो अमित की बेटी अनाया रोते हुए दौड़कर अपने पिता के सीने से लग गई। तो अमित ने उसको अपने से अलग किया और डॉक्टर से बात करने लगा। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी पत्नी के सिर में काफी चोट आई है और वे उसके ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यह सुनते ही हरिशंकर जी घबरा गए। वह आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगे।
तभी अमित की बेटी अनाया की नज़र अपने दादू की तरफ गई तो वह हैरान रह गई। वह देख रही थी कि उसके दादू भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और उनकी आंखों में आंसू बह रहे हैं। यह देख अनाया मन ही मन बहुत पछता रही थी कि मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन वह अपनी बात उनसे कह नहीं पाई और उन्हीं के बगल में लगी कुर्सी पर बैठकर अपनी मम्मी के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी सरोज ने कहा, भैया आप इतना क्यों परेशान हैं? आपको तो भारत वापस जाना है ना, तो जाइए। हरिशंकर जी सरोज की बात सुन भी रहे थे और समझ भी रहे थे। वह अपने बेटे के पास गए जो अपने बच्चों को ढांढस बंधा रहे थे और बोले, परेशान न हो बेटा, तेरी पत्नी ठीक हो जाएगी। अमित वहां से उठकर हरिशंकर जी के गले से लगकर फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इन बच्चों के सिर पर इनकी माँ का साया बना रहे। मैं जानता हूँ ये बच्चे उन संस्कारों से अनजान हैं जो आपने मुझे दिए हैं। मैं वह संस्कार इनको नहीं दे पाया। हरिशंकर जी अपने पोते और पोती के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, आप दोनों अब बिल्कुल नहीं रोना। तुम्हारी मम्मी को कुछ नहीं होगा, वह अभी थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। तो अनाया को पता नहीं कहाँ से इतनी सद्बुद्धि आ गई कि वह अपने दादू के पैरों में गिरकर रोने लगी। प्लीज़ दादू मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा दिए थे। चल उठ बेटा, अब रोना बंद कर। चल हम सब मिलकर तेरी मम्मी के ठीक होने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सरोज सहित पूरा परिवार भगवान से प्रार्थना करने लगा। अनाया तो आज बिल्कुल ही बदल गई थी। न जाने कितनी बार वह अपने दादू को सॉरी बोल चुकी थी। सरोज ने कहा, अब माफ़ भी करो भैया, यह तो मासूम है और आपके पोता पोती भी है। तो हरिशंकर जी ने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ रखा और उन्हें अपने गले से लगा लिया। तभी डॉक्टर ने आकर कहा, ऑपरेशन सफल रहा, थोड़ी देर बाद आप उनसे मिल सकते हैं। यह सुन सब लोगों ने राहत की सांस ली और भगवान को धन्यवाद देने लगे। दोनों बच्चों ने अपनी माँ को दूर से देखा तो दोनों की आंखें छलक आईं। सब लोग अमित की पत्नी को घेर कर खड़े थे। तभी अमित की पत्नी ने हाथ जोड़कर अपने ससुर से कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माँ, मैं अब ऐसा कभी नहीं करूँगी। मुझे पता चल गया है कि पिता का महत्व क्या होता है। आप अगर इंडिया जाएंगे तो हम भी आपके साथ चलेंगे। तभी अमित ने अपने पापा से कहा, प्लीज़ पापा, इन सबको माफ़ कर दीजिए और इन्हें अपना लीजिए। तो हरिशंकर जी ने भी उसे माफ़ कर दिया। आज पूरा परिवार खुश था। 2 दिन बाद अमित की पत्नी घर आ गई। सरोज भी अब अमित के घर में ही रहने लगी और हरिशंकर जी भी अपने परिवार के साथ अमेरिका में एक खुशहाल जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए और आप हमें यह भी बताइए कि अगर आप हरिशंकर जी की जगह होते तो क्या आप अपने बेटे और उसके परिवार को माफ़ कर देते? क्या आपको लगता है कि हरिशंकर जी ने अपने परिवार को माफ़ करके सही फैसला लिया? अपनी राय कमेंट में ज़रूर साझा करें। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।